नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम लोग पहले इसके पढ़ रहे थे कक्षा 10 का जीव विज्ञान और इस जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे पोषण, और पोषण में हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में पूरा आपको एक पूरा ग्राफ बनाया गया था कि पाचन तंत्र जो होता है ये किन किन अंगों से मिलकर के बना होता है, इसके बारे में आपको पूरा बताया गया था। उसमें मुख गुहा बताया गया था, फेरिंग्स बताया गया था, आइसोफेगस माने ग्रासनली बताया गया था, उसके नीचे आमाशय बताया गया, फिर छोटी आँख, बड़ी आँख। तो हम मुख गुहा से पढ़ते हुए मुख गुहा के बारे में हमने पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा, दांत के बारे में पढ़ा, लाल ग्रंथियों का नाम देखा, फेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। यहाँ पर मुख्य उन्हीं पाचन तंत्र के उन्हीं अंगों को विशेष बता रहे हैं जिसमें पाचन होता है। तो मुख गुहा में पाचन का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए उसका वहाँ विस्तृत वर्णन किया गया, दांत का, जीभ का, लाल ग्रंथियों का भी थोड़ा बहुत। इसके बाद फेरिंग्स में पाचन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती, सिर्फ भोजन का वहाँ से आगे बढ़ाया जाता है ग्रसनी में। और फिर उसके बाद चालू होती ग्रासनली। तो ग्रासनली में पाचन नहीं होता है, बस केवल भोजन को वो पहुँचा दिया जाता, कहाँ पे, आमाशय में। फिर पाचन के लिए जो मुख्य अंग है वो होता है आमाशय, जिसको हम सामान्य भाषा में ऐसे पेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, स्टमक यानी आमाशय है। आमाशय जो होता है, ये जो हमारी उदर गुहा है, ये जो सीने के नीचे का जो भाग है जिसको हम पेट बोलते हैं, इसको हम कहते हैं उदर गुहा, या इसको कहा जाता है इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है, थोरैक्स कहते हैं। तो इसमें जो गुहा है इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो ये हमारा एब्डामेन का भाग है, तो इसको कहेंगे एब्डामिनल कैविटी या उदर गुहा कहते हैं। तो उदर गुहा में आमाशय जो होता है ये किधर स्थित होता है, बाईं तरफ। उधर गुहा में ऐसा नहीं है कि भोजन यहाँ से गया तो फिर आमाशय, क्योंकि यहाँ पे फैला हुआ, यहाँ पे मुख्य भाग जो जगह घेरे हुए है, तो अधिकांश हिस्सा जो है आमाशय ही घेरे हुए है। तो लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा किस साइड रहता है, बाईं साइड। तो ये आपसे पूछा जाए कि आमाशय उदर गुहा में किस तरफ होता है, तो आप उसको बोलेंगे कि बाईं तरफ। तो आमाशय जो होता है डायाफ्राम के नीचे ही होता है। यहाँ पे डायाफ्राम जो होता है छत जैसी संरचना, ऊपर का हिस्सा जो है ये है थोरैसिक कैविटी ऊपर का, और इसके नीचे का जो हिस्सा है खाली, इसको हम कहते हैं एब्डामिनल कैविटी। इसी एब्डामिनल कैविटी में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ये जो आपका आमाशय होता है स्थित होता है। तो यहाँ पर ये देखिए आमाशय है, ये आमाशय की यहाँ पे संरचना है। तो आमाशय इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो इसमें देखिए आमाशय जो होता क्या है, अगर पूछे कि आमाशय क्या है, तो आमाशय बताएंगे आप पेशी संरचना है। क्या है ये, आमाशय जो है एक पेशी संरचना है, खोखली संरचना है। कैसी संरचना है, खोखली, आमाशय खोखला होता है, ठीक है। और जैसे आपको बताया गया है कि आहार नाल, पाचन तंत्र का जो मुख्य भाग है उसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अगर हम देखें तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, वो आमाशय है। तो हम कह सकते हैं कि आमाशय पेशी, खोखला और आहार नाल का सबसे चौड़ा मुख्य पाचक अंग है। क्या कह सकते हैं, आमाशय जो है पेशी, खोखली, आहार नाल का सबसे चौड़ा मुख्य पाचक अंग है, ठीक। ये पेशी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो पेशियां होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि पेशियों का काम होता है फैलना सिकुड़ना। रबड़ की तरफ पेशियां जो होती हैं फैल सिकुड़ सकती हैं, तो आमाशय को फैलने और सिकुड़ने की ज़रूरत पड़ती है। आमाशय जो होता है ये जो उदर गुहा में है, ये समझ लीजिए लगभग कितना 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लंबा होता है। और चौड़ा, तो चौड़ाई इसकी निश्चित नहीं होती है, ये भोजन के अनुसार ये घट बढ़ सकती है। तो आमाशय को अगर आप देखेंगे तो आमाशय की जो गुहा है वो इस तरह से समझिए कि ये उधर का हिस्सा, ये इधर का हिस्सा। तो आमाशय इस तरह से दोनों दीवारें लगभग सटी रहती हैं, सिकुड़ा रहता है। जैसे जैसे उसमें भोजन जाता है
वैसे लंबाई में तो बढ़ेगा नहीं, तो ये सिर्फ चौड़ाई में क्या होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आमाशय जो होता है चौड़ाई में घटता और बढ़ता रहता है भोजन के अनुसार। ठीक, लेकिन लंबाई उसकी क्या है, 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक, छोटा बड़ा जिसका जैसा हो, ठीक, शरीर के उसके अनुसार। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये आमाशय जो होता है, ये आप देखिए ग्रास नली लिखा हुआ जो मुख गुहा से जाती है, इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये डायफ्राम हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया डायफ्राम हो गया, जो छत जैसी संरचना बनाता है, ये हो गया डायफ्राम। ठीक, यहाँ पे जो छत होती है, और ये आइसोफेगस ग्रास नली है। इधर देखिए इसके ग्रास नली है, इधर आप यहाँ यू आकार की एक संरचना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यू आकार का। इसको हम कहते हैं ग्रहणी या डियोडिनम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रहणी या डियोडिनम। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। तो अगर हम देखें तो किसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है आमाशय। इधर आइसोफेगस को जोड़ रहा है, इधर जो है ग्रहणी को जोड़ रहा है। इसका मतलब कि ग्रहणी और जो ये है ग्रास नली, इनके बीच का भाग जो होता है वो आमाशय होता है। ठीक, आमाशय इधर किससे जुड़ा है, ग्रास नली से जुड़ा है, इधर किससे जुड़ा है, ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। ठीक, आमाशय को अगर हम ऐसे देखें संरचना के आधार पर, इसमें हमको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। तो इसके आधार पर, उसमें ग्रंथियों की संख्या के आधार पर, उसमें भोजन रुकने के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर इसको हम ऐसे 4 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इधर से नली आ रही, जहाँ पर वह हिस्सा जिसमें क्या होता है, ये ग्रास नली यानी आइसोफेगस आकर के खुलता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आमाशय। ये पहला हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, ये ग्रास नली खुल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक। ठीक, इसके बाद जहाँ खुला, इसके ऊपर एक देख रहे हैं जहाँ पर खुल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इधर का भाग उठा हुआ, जैसे ये मान लीजिए आमाशय है ये, तो ये इसमें आकर के क्या होता है, यहाँ अंदर नली की तरह अंदर धंसा रहता है। ठीक, इधर का भाग देखिए उठा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ उठा हुआ भाग है, इसका नाम रखा गया फंडस आमाशय या फंडिक। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसके बाद जो होता है, यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक संकोचक है, इसको वाल्व भी आप कह सकते हैं, और एक यहाँ पर भी है। इधर जो वाल्व है इसका नाम रखा गया पाइलोरिक वाल्व। क्या है, पाइलोरिक। तो इधर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, पाइलोरिक आमाशय। ये हो गया तीसरा। ठीक, और इन तीनों के बाद जो हिस्सा मुख्य आमाशय का बचा, इसको हम मुख्य आमाशय भी कहते हैं। ठीक है, और या शेषाग्र भी कहा जाता है इसको। तो ये जो बीच का हिस्सा बच रहा है, ये सबसे बड़ा वाला भाग जिसमें भोजन का अधिकांश हिस्सा संचित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य आमाशय या शेषाग्र। ये क्या हो गया, चौथा हो गया। इसके 4 भाग हो गए। ठीक, इसके कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, मुख्य आमाशय और पाइलोरिक, ये 4 इसके जो होते हैं भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आगे खुल रहा था, यहाँ पर एक जो है वाल्व जैसी संरचना या संकोचक माने रोकने वाला रुका बना हुआ है संरचना है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहेंगे, कार्डियक। क्योंकि ये देखिए कार्डियक आमाशय में है, यहाँ पे जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया, कार्डियक संकोचक। ये कार्डियक नाम जो होता है हृदय से लिया गया है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर, इसी के ऊपर क्या रहता है, हृदय। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे कुछ दर्द वगैरह हो जाता है। ठीक है, या यहाँ इसके ऊपर फेफड़े होते हैं उसमें हो जाता है, या हार्ट में हो जाता है। तो ये जो होता है थोड़ा पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो हृदय का दर्द है कि फेफड़े का दर्द है ना, या इसका दर्द है। इसीलिए बिल्कुल हृदय के नज़दीक है, इसलिए इसको हम कार्डियक कहते हैं। ये थोड़ा डायफ्राम ऊपर बन गया है, तो इसका नाम है कार्डियक संकोचक। इसका काम क्या होता है, वाल्व एक तरफ खुलता है, ये भोजन को जो होता है इधर से
इधर आने देता है, ठीक, लेकिन इधर से इधर नहीं जाने देता, ऊपर की तरफ ये नहीं जाने देता है। ये वन साइडेड है। इसी प्रकार यहाँ पर है, जो अधपचा भोजन होता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो होता है वो यहाँ पाइलोरिक आमाशय से ग्रहणी में जाता रहता है। इसको जाने देने का काम कौन करता है? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पाइलोरिक संकोचक या पाइलोरिक वाल्व, इसके द्वारा क्या होता है, ये आगे बढ़ता, भोजन को रोकने का काम, ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को रोकने का काम करते हैं। आमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ जब रुकेगा तब तो पचेगा। क्या वैसे पाइप की तरह आया भोजन आगे खिसकता चला हुआ तो पचेगा? नहीं पचेगा। तो भोजन को वहाँ रोकना जरूरी होता है। तो भोजन जो होता है ये लगभग 2.5 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक भोजन रुकता है। क्या होता है? 2.5 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक भोजन क्या होता है, आमाशय में रुकता है। अगर द्रव है, जैसे आप दूध का सेवन कर लिए तो 2.5 घंटे रुकेगा, थोड़ा बहुत 2-4 से 10 मिनट इधर उधर। अगर सॉलिड भोजन लिए हैं तो उसको पचने में थोड़ा समय लगेगा, तो 4 घंटे तक आमाशय में रुकता है। इसीलिए 4 घंटे के बाद फिर क्या होता है, आपको भूख का एहसास होने लगता है। ठीक, ये हुआ आमाशय। आमाशय की जो विवृत्ति है ये क्या है बताया गया, एक पेशी है, इसलिए आमाशय क्या होता है, खूब भोजन जब आता है तो ये खूब चौड़ा भी हो जाता है और भोजन उसमें भरता जाता है। भोजन इसमें जो होता है, ये जो भित्ति है इसमें बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथ। क्या नाम उनका? जठर ग्रंथ, या उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या नाम उनका? जठर ग्रंथ। इनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ होती है। आमाशय में इस प्रकार की छोटी छोटी कोशिकीय ग्रंथियां हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 3.5 करोड़ के लगभग इनकी संख्या होती है। और ये सारी ग्रंथियां मिल करके क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ का श्रावण करती हैं। क्योंकि जठर में है तो जठर माने आमाशय, तो जठर में जो ग्रंथियां उनका नाम पड़ा जठर ग्रंथ। तो इन ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलेगा उस पदार्थ को भी हम क्या कहेंगे, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इनसे क्या निकलता है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में अधिकांश हिस्सा पानी होता है। अधिकांश हिस्सा क्या रहता है, पानी का ही होता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए या वसा को पचाने के लिए जो भोजन आप करते हैं उनको पचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो इसी जठर रस में घुले रहते हैं। ठीक, तो उनके नाम जैसे अभी बताया जाएगा आपको, पेप्सिन है, रेनिन है, एमाइलेज है। ठीक है, तो इस प्रकार के तमाम जो पाचक एंजाइम हैं, जब पाचन क्रिया बताई जाएगी तो वहाँ विधिवत आपको एक एक एंजाइम और किस चीज़ को पचा करके क्या करता है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में होंगी। तो यहाँ आप देखिए जठर रस, और जठर रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और स्रावित होती है, मिली रहती है, क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत ही तगड़ा ये जो होता है अम्ल है, जो आपके आमाशय में भी स्रावित हो रहा है। अम्ल है तो नुकसान भी कर सकता है ये। ठीक, तो ये इसमें घुला रहता है, जिससे पेट का जो उसमें जो तरल पदार्थ होता है वहाँ का जो माध्यम होता है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है, अम्लीय रहता है। और अगर वो अम्लीय ना हो तो ये वहाँ पर रह करके कुछ काम करता है। अम्ल जो होता है वहाँ पे पहला काम तो इसका होता है कि जब भोजन आप खाते हैं, जो बोलस निकल जाते हैं आप, इसमें लार मिला रहता है, जो पहुँचता है वहाँ पे, तो भोजन के जो कण होते हैं उन भोजन के कणों में जो बंध होता है, जो बंधन होता है, उस बंधन को ये अम्ल ढीला करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भोजन है, ठीक, और इसमें इसके छोटे छोटे ये कण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अम्ल क्या करेगा, अभी तो बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे हैं ना, तो अब कोई पाचक एंजाइम है तो यहाँ भी छोड़ा जाएगा, तो पाचक एंजाइम इसकी सतह तक रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक, तो उसको ढीला कर देता है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए, जैसे ये दीवार है ना, बीच बीच में मसाला लगा हुआ है, ईंटें जुड़े हैं सब, अब इसमें पानी उधर डालें तो उधर नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा हिला करके ढीला कर दें तो क्या होगा, पानी आराम से ईंट के चारों तरफ पहुंच जाएगा। ठीक,
तो उसी प्रकार जब एंजाइम भोज्य पदार्थ के चारों तरफ पहुंच जाएंगे तो भोजन जल्दी से और अच्छे से पचेगा। तो अम्ल ये पहला काम करता है कि भोजन के कणों के बीच में जो बंध होते हैं, जो आपस में सटे रहते हैं, उस बंध को क्या करता है, वो ढीला कर देता है। जब ढीला कर देगा तो जो जठर रस में घुले एंजाइम हैं वो उसके चारों तरफ क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। और जो चारों तरफ पहुंच जाएंगे तो ये एंजाइम जो वहाँ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करेंगे और भोजन की प्रक्रिया की पचने की दर जो है उसको बढ़ा देंगे। अगर पाचक एंजाइम ना हो तो क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं, पचेगा लेकिन काफ़ी समय लगेगा, और उस काफ़ी समय पचने से पहले क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। पचने से पहले क्या होगा, वो सड़ जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, पॉइजन हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे एंजाइम का रहना, तो उसमें कुछ एंजाइम एक काम तो ये हो गया कि भोजन को क्या करता है, ढीला करता है। वहाँ पे कुछ और एंजाइम जो स्रावित होते हैं गैस्ट्रिक जूस में या जठर रस में, जो एंजाइम रहते हैं जिस रूप में मूल रूप में स्रावित होते हैं, तो वो मूल रूप उनका जो होता है, जो स्रावित होते हैं तो वो क्या रहते हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो उनको सक्रिय करने का काम HCl करता है। ठीक है, जैसे पेप्सिन का नाम आप सुने हैं, पेप्सिन, तो वो पेप्सिन के रूप में न स्रावित होकर के पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है, और वो पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था है उसकी। क्या है वो, निष्क्रिय अवस्था। और वो निष्क्रिय अवस्था जो होती है काम नहीं करती है। सक्रिय कब होती है, जब उसको HCl मिलता है। अब आप बताइए कि अगर यहाँ पे HCl न निकले तो पेप्सिनोजन सक्रिय नहीं होगा, और जब सक्रिय नहीं होगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। दो काम हो गया, HCl का आपने भोजन के कणों को ढीला करना और वहाँ के जो कुछ एंजाइम हैं उनको सक्रिय करना। तीसरा जिसका काम महत्वपूर्ण होता है, वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि भोजन के साथ जो जीवाणु पहुँच जाते हैं, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं भोजन में, वो क्या करता है, अम्ल में पहुँच करके क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये तीन मुख्य काम यहाँ पर ही करता है। पहला, भोजन के कणों को ढीला करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये जो वहाँ पे एंजाइम स्रावित हो रहे हैं जठर ग्रंथि के द्वारा, जठर रस में जो एंजाइम उपस्थित हैं वो निष्क्रिय अवस्था में जो रहते हैं उनको सक्रिय अवस्था में बदलता है। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम ही करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, HCl का काम। अब चूंकि HCl जो है ये इसकी मात्रा जब कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो ये इधर की तरफ आमाशय में क्या होता है, जिसके ये आमाशय से ऊपर क्या होता है, इस नली के ऊपर चढ़ने लगता है। तो आप कहते हैं कि हमारे गले में जलन हो रही है। तो जलन किसकी वजह होती है, HCl की अधिक मात्रा से। कुछ कहते हैं ना कि हमको एसिडिटी हो गई है, अम्ल बढ़ गया है। अम्ल का मतलब यही, HCl का स्रावण जब ज़्यादा हो जाता है कभी, तो ये अब इधर की तरफ बढ़ने लगता है। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे जलन होती है, फिर गले में डकार आती है, तो गले में खट्टा खट्टा आ जाता है, आपको बड़ा ऐसे अजीब सा महसूस होता है। फिर आप पानी पी लेते हो तो पानी के साथ हम फिर घुल करके यहाँ आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब फिर आपको डकार आएगी तो फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अम्ल यहाँ पे कम ना हो जाए। तो इस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, आप कोई क्षारीय पदार्थ पी लेते हैं। जैसे कोई कहता है एसिडिटी बहुत है तो कोई कहता है कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, क्योंकि उसमें जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके लिए चलिए होता है एसिडिटी को, या आप इनो पी लेते हो। हाँ, जो भी क्षारीय पदार्थ होते हैं उनको पी लेने से क्या होता है, ये थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पे अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आमाशय का जो आयतन होता है, लंबाई तो आपको बता दिया गया कि 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। सामान्य रूप से अगर हम देखें, जो नवजात बच्चे होते हैं उनके आमाशय का जो आयतन होता है वो लगभग 300 ml होता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं उनमें जो आमाशय का जो आयतन होता है वो लगभग 1000 ml का, मतलब लगभग 1 लीटर। ठीक है, 1000 ml या 1 लीटर होता है उनका आयतन। अब इस अधिकतम ना, अब ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाए, हो जाता कुछ, भाई इसका मानक ये लगभग है। ठीक, इसका एक्यूरेट नहीं है, बस 1000 ml से बस ना। कभी आप 5 रोटी खाते हो तो पेट भर जाता है, कभी आप 7-8 खा जाते हो तब भी भरता ही है। तो अब ऐसा नहीं कि 5 रोटी पर जितना तना था 8 पर उतना ही तनेगा,
थोड़ा ज़्यादा, तो इसीलिए बताया गया कि आमाशय जो होता है ये चौड़ाई में बढ़ता है। ठीक, इसीलिए पेशी है, क्योंकि पेशियाँ तन जाएंगी, रबड़ है तो तन जाएगा। ठीक, इमरजेंसी में आप ज़्यादा स्टोर लेंगे अगर अंदर तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये इसका आयतन हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल एक ये है कि जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कि एक तेजाब जैसा समझिए इसको अम्ल, अगर त्वचा पड़ जाए, फफोले पड़ जाएंगे या इस तरह से जो होता है, तो इसके भीतर ही बचा, इसकी जो आमाशय की जो भीतरी दीवार है वो तो और जो है मुलायम, वो चिकनी होती है और वो जो मुलायम होती है वो उस पर नुकसान क्यों नहीं करता। ठीक है, इस पर नुकसान क्यों नहीं करता है, क्योंकि आमाशय अभी इसकी संरचना, आंतरिक संरचना तो नहीं पढ़ाया गया दीवार का हिस्टोलॉजी। इसका सेक्शन काटेंगे तो इसमें 5 परतें दिखाई पड़ती हैं, तो आमाशय की दीवार में 5 परतें दिखाई पड़ेंगी। इसका मतलब इसकी दीवार काफ़ी मोटी होती है। तो इसके भीतर का जो बिल्कुल अस्तर होता है उसको हम कहते हैं श्लेष्म अस्तर या म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे भीतर का जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस या श्लेष्म अस्तर। क्या कहेंगे इसको, श्लेष्म अस्तर कहते हैं। श्लेष्म अस्तर में जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम श्लेष्म कोशिकाएं या म्यूकस सेल कहते हैं। और वो म्यूकस सेल जो होती हैं एक पदार्थ का श्रावण करती हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, म्यूसिन। क्या, उसका नाम है म्यूसिन। ये एक प्रकार का पदार्थ है और ये हल्का लसलसा सा पदार्थ होता है। जैसे आप भिंडी तोड़ते हो लसलसा पदार्थ निकलता है, तो उस प्रकार का लसलसा पदार्थ निकल करके क्या होता है, इसकी जो दीवार आप देख रहे हो, ठीक है, भीतर की तरफ, भीतर ये है, जैसे मान लेते हैं या ये आमाशय की गुहा है ना, ये तो भीतर का ये हुआ, तो भीतर इसी में भोजन जाएगा, इसी में एसियल रहता है। इस पर क्या रहता है, म्यूकस की एक परत लगी रहती है। क्या लगा रहता है, म्यूकस की एक परत लगी रहती है। तो वो म्यूकस की जो परत होती है वो एसियल और इसकी दीवार के बीच क्या करता है, एक अवरोध का काम करता है। तो एसियल जो होता है इसकी दीवार को छू नहीं पाता है, इसलिए जो होता है इसकी दीवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अधिक देर तक आपका पेट खाली रहता है तो क्या होता है, जो एसियल स्रावित होता है वो क्या करता है, दोनों ये म्यूसिन को धीरे धीरे क्या करता है, म्यूसिन का क्षरण करने लगता है। मतलब म्यूसिन जो है एसियल में धीरे धीरे क्या होता है, घुलने लगता है। तो जो घुलने लगेगा तो एसियल क्या होगा, इस दीवार तक पहुंच जाता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस आमाशय की दीवार में घाव होने लगते हैं, या ऐसी स्थिति में गैस का स्राव ज़्यादा निर्माण होने लगता है। तो ये करना चाहिए कि जो भोजन समय समय से लें, खाली पेट ज़्यादा न रखें। अगर भोजन नहीं ले रहे हैं तो पानी ही पी लें, ताकि जो एसियल का प्रभाव है वो कम हो जाए। नहीं तो एसियल जब कुछ नहीं पाएगा तो क्या करेगा, वो म्यूसिन को अपने अंदर घोलेगा। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे जो माध्यम रहता है अम्लीय रहता है। और भोजन जब यहाँ आने के बाद क्या होता है, इधर का जो संकोचक देख रहे हैं भोजन को तो आने दिया, और इधर का संकोचक इसको इधर जाने नहीं देगा। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, रोक के रहते हैं। अब भोजन जो होता है ऐसा नहीं कि एक साथ भोजन पच गया और आगे बढ़ गया। भोजन बताया गया कि वहाँ पे लगभग 2.5 घंटे से लेकर के 4 घंटे का समय लगता है। तो भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पचता रहता है। ठीक, और वो पच करके जो होता है बिल्कुल अर्ध तरल बिल्कुल लस्सी जैसा हो जाता है। ठीक, और उसी में से अब इसकी दीवार में जो पेशियाँ होती हैं, इन पेशियों के द्वारा इनके दीवार में क्या होता है, गति पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक है, ऐसे फूलता पिचकता रहेगा। तो फूलने पिचकने से क्या होता है, 2 काम होता है। जब ये मतलब ऐसे उसमें क्रमाकुंचन गति होगी तो भोजन इसमें क्या होगा, इधर उधर करेगा, और भोजन के कण एक दूसरे से टकरा के क्या होंगे, टूटेंगे, और जिसमें द्रव पदार्थ उसमें घुलते रहते हैं। ठीक, और घुलते रहते तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पच रहा है। अब उसका द्रव का रूप में जो बनेगा वो धीरे अब ये सिकुड़ेगा, तो द्रव रूप क्या होगा, आगे आ जाएगा। फिर अब इसमें क्रमाकुंचन होता रहता है धीरे धीरे। तो क्रमाकुंचन में क्या होता है, इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं, और तरंगें क्या होती हैं, इधर से इधर की तरफ जाती हैं। इससे क्या होता है कि भोजन जो द्रव अवस्था में आ जाता है वो इधर से इधर धीरे धीरे जाता है। तो 4-5 तरंगों के बाद एक तरंग जो होती है थोड़ा तगड़ी होती है। तो उस तगड़ी तरंग के द्वारा जब तगड़ी तरंग चलती है तो वो आकर के यहाँ इस वाल्व पर धक्का मारती है। तो ये वाल्व क्या होता है, थोड़ा सा खुल जाता है, और जब थोड़ा सा खुल गया
तो भोजन जो द्रव रूप में आ गया है यहाँ पे, वो इधर आ गया ग्रहणी में। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो पित्तरस आएगा, इधर से अग्नाशय आप देख रहे हैं, इससे अग्नाशय रस जाएगा, तो वो ग्रहणी में पाचन वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 4-5 तरंगों के बाद क्या होता है, एक तगड़ी तरंग जब उठती है तो क्या होता है, ये भोजन आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा। अब ऐसे 4-4 मिनट पर, 5-5 मिनट पर इस तरह से एक तगड़ी तरंग आती रहेगी और भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उधर जाता रहेगा। अब मान लीजिए 5 मिनट में से 4-5 मिनट के मध्य में एक तरंग उठती है, तो इसमें से जो है 1000, मान लीजिए आप भोजन 1000 ml वहाँ खा के रखे हुए हैं। अब इस तरह से हर 5 मिनट पर जो है क्या हो रहा है, 10-10 ml भोजन आगे जा रहा है ना। तो अब आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितनी देर में पूरा चला जाएगा। 10-10 ml जा रहा है तो हर 5 मिनट में, तो अगर हम देखें तो 1 घंटे में 12 बार करेगा, तो 120 ml भोजन क्या हुआ, इधर चला गया ना। इसी तरह से भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा क्या होगी, इधर जाती रहती है और इधर भोजन खाली होता रहता है आमाशय। ठीक, और जब खाली हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो HCl है, ये आपकी दीवारों, इसमें कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं इनमें से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, और वो हार्मोन्स जो होते हैं इनकी दीवार की पेशियों को थोड़ा उत्तेजित करते, जिसमें उसमें क्या हो जाता है, जो क्रमाकुंचन चल रहा थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे आपको लगता है कि पेट में कुछ कूद रहा है, जिसको आप कहते हैं भूख लग गई या पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो यही स्थिति होती है भूख लगने पर। ठीक, और ये तरंगे आप देख रहे हैं हमेशा इधर जा रही हैं, तो क्या करेगा, भोजन हमेशा इधर से इधर जाएगा। ठीक, लेकिन कभी कभी मस्तिष्क में जो ये एक केंद्र होता है जो उल्टी का नियंत्रण करता है, ठीक, तो वो ज़्यादा जब सक्रिय हो जाता है तो ऐसा वो इस संदेश भेजने लगता है, सिग्नल देने लगता है इन पेशियों को कि जो इनकी तरंग इधर बढ़ रही है, तरंग इधर न बढ़ करके इधर बढ़ने लगती है और काफ़ी तेज़ बढ़ने लगती है। तो अब बताइए, जो भोजन इधर जा रहा था, जैसे पानी में आप कंकड़ मार दिए और तरंगे बह के कागज़ को उधर लेके जा रही हैं। अब कागज़ के आप उधर एक कंकड़ फेंक दीजिए तो वहाँ तरंगे उठेंगे, क्या करेंगी, कागज़ को इस दिशा में ले आएंगी। तो जो यहाँ पे भोजन था, ये इन तरंगों के माध्यम से भोजन इधर जा रहा था। अब जब ये तरंगें ही उल्टी हो गई, जब तरंग उल्टी हो गई तो भोजन उल्टी दिशा में, और भोजन जब उल्टी दिशा में तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको उल्टी हो जाएगी। जब भोजन की दिशा बदल जाती है, जो भोजन इधर जाना चाहिए था तो इधर बढ़ के मुँह उस बाहर आ गया, तो भोजन की दिशा क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो भोजन की दिशा उल्टी हो गई, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा उल्टी हो रही है। उस समय क्या होता है, इन तरंगों, जो यहाँ पे पेशियों में तरंगें पैदा होती हैं, उनके द्वारा काफ़ी ताकत लगाया जाता है, और यहाँ पे ये वाल्व हमने बताया था कि इधर की तरफ खुलता है, अब इसको दबाव लगा करके उस साइड खोला जाता है। तो आप बताइए, यहाँ पे दर्द होगा, भाई आपका हाथ इधर मुड़ता है, अब ज़बरदस्ती इधर मोड़ा जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा, दर्द करेगा। तो यहाँ तो टूटता तो नहीं है, क्योंकि ये भी पेशी संरचना है, सिकुड़ जाता है, लेकिन काफ़ी झटका जब इस पर पड़ता है, दाब पड़ता है, तब क्या होता है, उल्टी दिशा में खुल जाता है और भोजन ऊपर आ जाता है, उल्टी दिशा हो जाती है। इसीलिए जब उल्टी होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है, यहाँ पे, जहाँ पर ये आमाशय और ये मिलता है आइसोफेगस, वहाँ पर जहाँ पर ये पाइलोरिक संकोचक है, इस संकोचक और क्या हो रहा है, जो झटका लग रहा है, तो उल्टी होने पर इसीलिए ज़्यादा दर्द आपको यहाँ गले में नहीं होता, ज़्यादा दर्द यहाँ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका आमाशय हो गया। ठीक, अब इसके आगे कल हम छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब बता करके हम पाचक ग्रंथियों पढ़ाएंगे। उसके बाद तो फिर है पाचन की प्रक्रिया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें सारे आपके एंजाइम बताए जाएंगे और कौन एंजाइम किस भोजन को किस रूप में पचाता है, सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।